Welcome back, old bucket. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके ओल्ड बुकेट चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेमी सीरीज चल रही है EVS की, तो उसमें कुछ हम क्वेश्चंस को भी ले रहे हैं और जो जिसके कॉन्सेप्ट हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे पर्यावरण के जो कुछ घटक हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्थल मंडल जो है हमारा, स्थल मंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं पेपर में। तो सबसे पहला जो है स्वरूप, स्थल मंडल का स्वरूप की बात करें तो वो कैसा होता है? ठोस। ठीक, ठोस प्रकार का हमारा स्थल मंडल का स्वरूप है। दूसरा है निर्माण इसका कैसे हुआ है? निर्माण जो हमारा हुआ है सैल के द्वारा हुआ है, यानी बहुत सारी सैलों, खनिजों, इन सब के द्वारा हमारा जो एक स्थल मंडल है, लैंड है, उसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो विस्तार है, यानी जो ये फैला हुआ है, कितने परसेंट एरिया में फैला हुआ है, तो ये 29% एरिया जो है इसका विस्तार है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र है, रिएक्टर पैमाना होता है, आपका रिएक्टर पैमाना होता है, सिस्मोग्राफी कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे कि जल मंडल जो हमारा सबसे ज़्यादा एरिया में होता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल मंडल है, जल पाया जाता है। तो जल मंडल की बात करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि 71% जो इसका एरिया है, विस्तार है, और इसकी अवस्थाएं, जो इसकी स्टेज हैं, इसकी फॉर्म्स हैं, वो किस प्रकार में। जब ठोस की बात करेंगे तो बर्फ़ मिलता है, आप जानते हैं। द्रव में बात करेंगे जल मिलता है। गैस में बात करेंगे तो वाष्प, यानी जब वाष्प में पानी जो है वाष्प बन के उड़ता है तो वो क्या होता है? वाष्प से हो जाता है, यानी गैस। चक्रण, जल का जो चक्रण है, यानी सेल्स वाटर साइकिल जो है आपका, सबसे पहले बर्फ़ होगा, तो बर्फ़ जब पिघलेगा, जब डाइल्यूट पिघल के जब जल फॉर्म में आ जाता है, यानी द्रव फॉर्म में, द्रव से फिर जब वो लिक्विड से जब उड़ता है, यानी गर्म होता है, तो वो भाप यानी गैस फॉर्म में बदल के उड़ जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे? जल चक्रण कहेंगे। ये वायुमंडल जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, पार्ट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। जैसे कि वायुमंडल में दो प्रकार में बांट दिया, एक तो सूक्ष्म वायु होती है और एक आर्द्र वायु होती है। तो सूक्ष्म वायु में क्या है, इसमें सबसे पहले तो इसमें बात करते हैं कि सबसे बड़ी गैस कौन सी होती है, इसकी छोटी गैस कौन सी होती है। कुछ मुख्य गैसें हैं जो कि पूछी जाती हैं। सबसे जो बड़ी गैस है नाइट्रोजन N2 जो है हमारी सबसे बड़ी गैस है, और कितने परसेंट है? 78% पाई जाती है हमारे ब्रह्मांड में। और उसके बाद जो ऑक्सीजन है, दूसरी नंबर की सबसे बड़ी है, और 21% पाई जाती है। नेक्स्ट है आर्गन जो है 0.93% गैस जो है पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी 0.003% है। ओजोन आपका 0.0001% है। तो ये आपकी ये 5 गैसें हैं, और इन दो को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्ज़ाम में कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी 99% जो है हमारा ये दोनों का स्थान है। बाकी 1% जो बच्चा, वो सारी गैसें आ जाती हैं। N2 जो है, N2 के कारण वस्तुएं धीमी गति से जलती हैं, यानी तीव्र गति से जलने से बचती हैं। यानी अगर आप गैस जलाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आप जलाते हैं, तो वो जो है हल्के जलती है। वो किस कारण? N2 के कारण ही हल्के जलती है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी गैस O2 है, सबसे बड़ी, वो भी दूसरी गैस जो है O2 है, यानी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है उसको हम वायुमंडल में वस्तुएं आसानी से जलती हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, O2 नहीं होगी, तो कोई भी चीज़ जलने में असमर्थ होगी, यानी जल नहीं पाएगी, वो अच्छे से बिल्कुल भी नहीं जल पाएगी। बाकी इसे हम प्राणदायी गैस भी कहते हैं, जो हमारी O2 है। और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, जो प्लांट्स हैं आपके, प्लांट क्या करते हैं? CO2 को लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनका और एनिमल का जो है रिलेशन है, वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और एक दूसरे के पूरक है। जंतु जगत की जो ऊर्जा का स्रोत है वो है O2।
तीसरी सबसे बड़ी गैस आर्गन है, अभी पीछे हमने बात करी है। और आर्गन जो है अक्रिय और निष्क्रिय गैस है, अक्रिय और निष्क्रिय गैस के रूप में जानी जाती है जो आर्गन गैस है। और विद्युत बल्ब जो होता है हमारा, उसमें आर्गन गैस ही भरी जाती है, यानी उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। वनस्पति जगत की ऊर्जा का मुख्य स्रोत CO2 है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 19 ईस्वी यानी 19वीं में CO2 की वृद्धि हो रही है उसके लिए कम करने के लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो CO2 को कम करने के लिए एक समझौता हुआ था, उसी का नाम दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैस जो है CO2 जो है हमारी गैस है वो ग्रीन हाउस गैस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन रक्षक जो गैस है वो कौन सी है? जीवन रक्षक जो गैस है हमारी छन्नी की भूमिका निभाती है वो ओजोन है, O3, इसका फार्मूला है O3। तो इसे हम छन्नी की भूमिका निभाने का भी नाम दे सकते हैं या जीवन रक्षक है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उस पर अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं उनको ये आने से रोक देती है। ये क्योंकि मान लीजिए O3 है और ये आपके सूरज से किरणें आ रही हैं तो इनको ये छनने के बाद आती हैं, जो कि हमारे स्किन को बहुत सारी बीमारियां होने से बचाती हैं। नेक्स्ट है आर्द्र, पार्ट 2 जो है आर्द्र गैस का, उसकी अब बात करेंगे हम यहाँ पर। आर्द्र गैस कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले जल वाष्प जो है उसका 4% है और जो मिनिमम है वो 0 और मैक्सिमम है 4। लेकिन अगर मीडियम की बात करें तो 2%। ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है क्या? जल वाष्प। धूल के जो कण हैं जल वाष्प से मिलकर सघन में विशेष भूमिका निभाता है। जो सघन है उसमें विशेष भूमिका निभाता है क्या? धूल कण। धूल कण के कारण सूर्य उदय के समय लाल रंग और सूर्य अस्त के समय नारंगी रंग दिखाई देता है। इसके धूल के जो हमारे कण होते हैं यानी जो पार्टिकल्स हैं धूल के, इनके कारण ही हमारा लाल और नारंगी रंग दिखाई देता है। जब सूर्य उग रहा होता है तब लाल रंग और जब उसका अस्त हो रहा होता है तो नारंगी। प्रकाश का धूल कणों पर परावर्तन के कारण नीला रंग दिखता है। जो आसमान है हमारा, जो स्काई है, स्काई जो है इसका परावर्तन, धूल के कणों पे परावर्तन होने के कारण नीला दिखता है। तीसरा है जैवमंडल। तो स्थल, जल और वायु तीनों को मिलाकर अनुकूल जब कार्य करते हैं तो वो स्थलमंडल का बन जाता है, स्थलमंडल कहलाता है। पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध जो है ये क्या है? तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। काल, संबंध, नाम, इसमें से लास्ट ईयर ये वाला आया था। तो अखेट काल कहते हैं और इसे शिकारी या आदि मानव काल भी कहेंगे। और जो संबंध था वो कारक का संबंध था। नाम था भौतिक मानव या पातादाता। पातादाता के नाम से भी पूछा जाता है कि कौन सा मानव था, तो वो आपका आदि मानव या शिकार। पशुपालन काल जो है हमारा, इसका जो संबंध रहा है वो है रूपांतरण करता या सहायक। किसके रूप में? यानी सहायक या रूपांतरण करता था। बाकी जो मानव का नाम था इस वाले मानव का वो सामाजिक मानव था। नेक्स्ट कृषि काल जब आया तो उसमें परिवर्तन करता हुआ, यानी जो संबंध हो गया था वो परिवर्तन करता का। और ये आर्थिक मानव, तो आर्थिक मानव के नाम से जो जानते हैं। ये वाला जो है प्रौद्योगिक काल, इसमें विध्वंसक का संबंध रहा है, क्योंकि औद्योगिक मानव हो गया तो बहुत सारे निर्माण, बागों को काटने लगे, पेड़ों को काटने लगे, तो ये विध्वंस काल यानी इसका संबंध रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रथम, ये क्वेश्चन से कुछ, सर्वप्रथम किस काल का मानव समूह में रहने लगा था? इस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं जो अभी मैंने लिस्ट ऊपर डिस्कस करी है वो उसी प्रकार से पूछी जाती है। तो ये आपका सामाजिक मानव था जो कि समूह में रहने लगा था। नेक्स्ट है किस मानव ने सर्वप्रथम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की? तो वो आर्थिक मानव था। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो लिस्ट है ये किस प्रकार से काम कर रही है। तो किस प्रकार के मानव ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की? सबसे पहले तो वो आर्थिक मानव था। प्रकृति को श्रेष्ठ बताने की बात अगर करता है तो वो नियतिवादी धारणा है। नियतिवादी जो धारणा थी उसने प्रकृति को श्रेष्ठ बताया। पियर्सन घुमा फिराकर अगर मनुष्य की बात करता है तो संभववादी जो धारणा थी उसमें मुख्य बताया है जो मनुष्य को, उसने प्रकृति को नहीं बताया, उसने मनुष्य को बताया। उसके बाद वैज्ञानिकता पे भी जोर दिया इस वाले में, दूसरे वाले पॉइंट में। थर्ड में जो है
नियतिवादी और संभववादी अवधारणाओं को नकार दिया गया। ये दोनों जो अवधारणाएं थीं, इन दोनों को नकार दिया गया। उसके बाद नव नियतिवादी अवधारणा आ गई और इसने क्या कहा कि प्रकृति मानव के मध्यस्थता पर बल दिया जाता है। दूसरी बात है कि पारिस्थितिकी जो है प्रकृति व मानव को एक घटक माना और मनुष्य को प्रकृति में चेंज करने का मौका दिया है। तभी मनुष्य प्रकृति को या प्रकृति में कुछ चेंज कर सकता है या करता है। अदरवाइज अगर मौका न दिया होता तो वो चेंज नहीं कर पाता। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट और इसकी सीरीज आगे चलती रहेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए आए चैनल पे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।